अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। अंदरूनी इख्तलाफात हों, एहतजाज का मामला हो या फिर 9 मई केसेस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तज़किरा किसी न किसी हवाले से मीडिया की जीनत बना रहता है। और इसी तनाजुर में चंद रोज़ कबल सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने ब्रसल्स में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ एक मुलाकात और इंटरव्यू का दावा करते हुए अपने एक कॉलम में PTI क़यादत की 9 मई केसेस में माफ़ी पर फील्ड मार्शल से उनके एक बयान को मनसूब किया था। आज उस मनसूबशुदा बयान की DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से बाकायदा तरदीद आ गई है और सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान DGISPR ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि ब्रसल्स के इवेंट में सैकड़ों लोगों ने फील्ड मार्शल के साथ तस्वीर बनवाई, मगर आर्मी चीफ की तरफ से ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया और ना ही ब्रसल्स में आर्मी चीफ ने कोई सियासी बात की। DGISPR के मुताबिक ब्रसल्स इवेंट में PTI का कोई तज़किरा नहीं हुआ और ना ही आर्मी चीफ ने किसी माफ़ी का जिक्र किया। DGISPR के मुताबिक ज़ाती मफाद और तशहीर के लिए ये एक सहाफ़ी की अपनी कोशिश है और अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफ़ी होकर भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। इसके साथ साथ DGISPR ने यह भी कहा और ये भी वाज़ेह किया कि 9 मई सिर्फ फ़ौज का नहीं, कौम का मुकदमा है और हम बहुत वाज़ेह हैं कि 9 मई वाक़यात करने वालों उसके सहूलतकारों और मनसूबा साज़ों को कानून के मुताबिक जवाबदेह होना चाहिए। पाक फ़ौज तर्जुमान की जानिब से सुहेल वड़ाइच के कॉलम की तरदीद ने पाकिस्तान में एक बार फिर फेक न्यूज़ की बहस छेड़ दी है, ह्यूमन एरर की बहस छेड़ दी है और सहाफ़ती तनज़्ज़ुली के इशू को मज़ीद उजागर कर दिया है। दूसरी जानिब आज ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान खान को 9 मई के 8 केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी है और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में इस केस की समाअत करने वाले 3 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में लाहौर हाईकोर्ट का ज़मानत खारिज करने का फैसला जो है वो कालादम करार देकर बानी PTI की ज़मानत की दरख्वास्तें 1 लाख रुपए फ़ी मुकदमा की ज़मानती मचलकों के एवज़ जो है वो मंजूर कर ली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले का खैर मकदम किया है, जबकि इमरान खान के वकील सलमान सफ्तर ने आज की समाअत के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ उनके चैम्बर में मुलाकात करके अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील ना लगने समेत उनको जेल में दरपेश मुश्किलात का इशू भी उठाने का दावा कर दिया है। इसके साथ साथ इमरान खान की जानिब से महमूद अचकज़ई को नया अपोजिशन लीडर नामजद किए जाने के फैसले पर PTI के अंदर से उठने वाली इख्तिलाफी आवाज़ों की गूंज भी मुसलसल बुलंद हो रही है और पाक फ़ौज तर्जुमान की तरदीद अब क्या बता रही है, सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को मिलने वाले अदालती रिलीफ के आने वाले दिनों में क्या कोई अहम असरात सामने आ सकते हैं, PTI के अंदर के आपस के इख्तिलाफात और फिर PTI के इमरान खान के फैसलों के साथ नज़र आते हुए सर उठाते हुए इख्तिलाफात ये हमें क्या बता रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से, इन तमाम मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हसन अयूब साहब, जो कि आज DGISPR के साथ सहाफ़ियों की होने वाली गैर रस्मी मुलाकात में भी मौजूद थे, जबकि हमारे दूसरे मेहमान हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले अतर साहब, आपकी इजाज़त से हसन अयूब साहब की तरफ मैं जाती हूँ, क्योंकि हसन अयूब साहब जो पहला हमारा आज के प्रोग्राम का मुद्दा है वो है सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम और DGISPR साहब की उस कॉलम की तरदीद करना। तो हसन साहब चूँकि उस मीटिंग में मौजूद थे, मुलाकात बातचीत हो रही थी। हसन साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो गैर रस्मी मुलाकात हुई और इसमें ये बात हुई, इस कॉलम का तज़किरा वहाँ पर आया कैसे? क्योंकि हमारे सामने तो ये बयानात तो ज़रूर आए, DGISPR के स्टोरीज़ हमने पढ़ ली कि भाई उन्होंने क्या फरमाया, लेकिन ये बात छिड़ी कैसे, किस तरह से इस चीज़ का, इस टॉपिक का तज़किरा हुआ कि भाई सुहेल वड़ाइच साहब का मतलब कोई सवाल हुआ था या उनकी तरफ से खुद ही गैर रस्मी तौर पर ये बात कर दी गई थी? DG साहब गैर रस्मी तौर पर DG साहब ने बात नहीं की थी, बल्कि DG साहब तो खिताब करके जो था रोस्टम से उतर कर, तो वो तो बाहर जा रहे थे, गाड़ी में बैठ रहे थे। बल्कि आप यकीन करें कि उनके स्टाफ को भी, यानी उनसे बड़ी मुश्किल से आगे निकल कर तो DG साहब को रोका है और मैंने रोका। साथ मेरे जो वकार सतीश साहब थे जियो टेलीविजन से, वो भी थे, सुमेरा खान थी, जावेद चौधरी साहब थे, समर अब्बास साहब थे दुनिया टेलीविजन से। तो 2 लोगों की तस्वीर तो नहीं है उसमें, ना नजर आ रही है सुमेरा खान नजर आ रही हैं और ना वकार सतीश साहब नजर आ रहे हैं। तो हम सब लोग थे वहां पर, हमने उनसे सवालात किए और ये तो सुहेल वड़ाइच साहब का क्वेश्चन मैंने ही पूछा था। फिर बाद में आई बिलीव के किसी और ने भी, जावेद चौधरी साहब ने भी शायद यही सवाल किया उनसे दोबारा कुछ इस उनके जवाब के बाद। तो मुख्तलिफ सवालात हुए और ये जितने जवाब उन्होंने दिए वो सारे के सारे हमने जो है वो एज इट इज हमने वो चला तो फिर दिए। इस खबर के तो मेन सोर्स हम कह सकते हैं कि फिर आप हुए ना इस खबर का मेन। नहीं, मैं तो पहले दिन से देखिए, मैं आज तो सुहेल वड़ाइच साहब की बात तो डी साहब ने आज की है, जब से उन्होंने कॉलम लिखे हैं। क्योंकि ब्रसल्स के अंदर, जैसे अतर काज़मी साहब भी एक प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे,
और इन्होंने भी वेरी नेक्स्ट डे ये अपना व्लॉग कर दिया था कि फील्ड मार्शल ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया ब्रसल्स के अंदर। और ये बात तो मैं भी पहले दिन से कह रहा हूं कि उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। और जो बातें सुहेल वड़ाई साहब ने तहरीर की अपने कॉलम्स के अंदर, और एक कॉलम नहीं 3 कॉलम लिख दिए जी जी, मैं तो इधर ही आना चाह रही थी कि वो तो एक के बाद एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो वो तो बेसिकली हर अपने पिछले कॉलम को अगले के साथ सब्सटैंशिएट करते जा रहे थे। तो जरा थोड़ा सा डिले सा मामला लगा इस सारी बात तो में। इसके बाद हुआ ये कि मेरे ख्याल के मुताबिक ये तरदीद आज भी नहीं आनी थी। अच्छा, ये तरदीद शायद आज भी ना आती। ये तो हम लोगों ने जाकर उनको पकड़ा, रोक कर क्वेश्चंस किए, और उन्होंने पूछा कि जी क्या पूछना है, तो हमने कहा जी ये बात करेंगे। और वो बात करने के बाद आपको मालूम है कि हमने फिर दोबारा पूछा कि भाई हम ये खबर चलाने लगे हैं। तो जब चलाने लगे हैं तो जो उनके साथ हमारे, आपको पता है कि उस इदारे से वाबस्ता 1-2 लोग और भी होते हैं जूनियर रैंक्स के, तो उनसे हमने जब पूछ के तो हमने बता दिया था कि भाई वी आर अबाउट टू फाइल कर दी। तो खबर तो रोक सकते नहीं थी ना उस टाइम। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है हसन साहब, क्विकली बताइए, फिर मैं अतर साहब की तरफ जाती हूँ। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तरदीद आज भी नहीं आनी थी, और ये तरदीद क्यों नहीं आई वैसे टेक्निकली? मतलब इतना बड़ा कॉलम, इतनी बड़ी सब्सटैंशियल किस्म की, मतलब हैवी किस्म की क्लेम्स करना एक कॉलम में कि भाई आर्मी चीफ ने ये माफ़ी वाली बात की है या दीगर कोई बातें की हैं, तो इस पे बात तो मतलब तरदीद वाला ये मामला तो था। बहरहाल आपको क्यों लगता है कि इस पे नहीं आनी थी अब भी, अगर आप ना पूछते? 9 मई के ऊपर माफी की बात तो 1 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। ये DGISPR तो मीडिया के ऊपर कह चुके हैं कि पब्लिक अपॉलॉजी करें 9 मई के ऊपर। और देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपेंटेंस इज ड्रिवन फ्रॉम इस्लाम। इस्लाम में तौबा की गुंजाइश तो है ना जी। तो बात यह है कि अगर फील्ड मार्शल ने जो खिताब में बात की थी अपने वहां पर ब्रसल्स के अंदर, वो भी उन्होंने फरिश्तों और शैतान का हवाला देकर बात की थी। उसमें उन्होंने कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इमरान खान साहब का नाम तो लिया ही नहीं। और वड़ाई साहब ने जो अपने कॉलम्स लिखे हैं उसमें तो उन्होंने तमाम की तमाम चीजें बहुत सी ऐसी लिख दी हैं कि शायद वो अल्फाज जो कि फील्ड मार्शल ने अपनी जुबान से भी अदा नहीं किए, उनको भी तहरीर कर दिया। अच्छा, इसके अलावा वहां पर 850 लोगों का फंक्शन था, और उसके बाद जो सेकंड सिटिंग हुई है जिसमें कहते हैं कि खाने की वेस्ट के ऊपर, उसमें भी कम से कम 2 दर्जन के करीब लोग थे, और वहां पर तो इमरान खान साहब का जिक्र भी नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन फिर भी वड़ाई साहब ने वो तमाम चीजें तहरीर की हैं, तो क्यों की हैं? इस सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। अभी उनका फोन भी बंद आ रहा है। अच्छा, फोन बंद आ रहा, आपने ट्राई किया है फोन उनका? ठीक है, अतर साहब। मंसूर अली खान साहब ने किया था। अच्छा, मंसूर अली खान साहब ने किया था, उनका फ़ोन बंद आ रहा है। अतर साहब, अब ये जो सुहेल वड़ाई साहब की मतलब एक सीनियर सहाफ़ी के कॉलम की पाक फ़ौज की तरफ से तरदीद आना, हमें मौजूदा सहाफ़ती मंजरनामे के हवाले से क्या बता रही है? क्या आप सीनियर सहाफ़ी भी, मतलब कोई फेक न्यूज़ का कल्चर यहाँ पर बन रहा है? मतलब इस सारे कॉलम को आप किस नज़र से देखते हैं? शुड वी कॉल इट अ फेक न्यूज़, शुड वी कॉल इट ह्यूमन एरर, मतलब एक ह्यूमन अर्र हो गया, क्या हो गया यहाँ पे? ये तो कुछ समझ से पालातर है। सुहेल वड़ाई साहब का तो 38-40 साल का तो एक्सपीरियंस है, जितनी मेरी उम्र नहीं है उतना उनका एक्सपीरियंस है सहाफ़ी का। मुझे तो क्वेश्चन करते हुए भी बड़ा अजीब लग रहा है। देखिए, मसला ये कि सोहेल वड़ाई साहब ने जो अपने कॉलम के अंदर लिखा है, उन्होंने पूरा उसका एक बैकग्राउंड भी दिया है कि मैं मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट करता रहा कि मेरी मुलाकात करवाई जाए, और फिर मुझे यहाँ तक भी बताया गया कि मेरे मैसेजेस वहाँ पे पहुंच रहे हैं, फलानी जगह पे मुलाकात हुई। उन्होंने DGISI का भी उसमें जिक्र किया, तो उन्होंने तो पूरा तसलसल से बताया, और उससे यही लगा कि जैसे फिर उनकी ये मुलाकात जो है ब्रसल्स में अरेंज अच्छा, की और गई। उन्होंने लेकिन एक और शख्सियत का भी हवाला दिया हुआ है अतर साहब, जिन्होंने कि वो कहते हैं ब्रसल्स में मुझे आर्मी चीफ से मिलवाया, सरदार साहब को ही हैं जी जी। अब वैसे सरदार साहब की भी एक वीडियो आ गई जी है जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जिस दिन ये कॉलम आया तो उसी दिन ब्रसल्स में मेरे भी थोड़े बहुत कांटेक्ट हैं, और वहां पे लोग अंदर मौजूद थे। उन्होंने मुझे अपनी तस्वीर भेजी फील्ड मार्शल साहब के साथ। तो फिर मैंने उनसे पूछा, और उन्होंने मुझे ये बताया कि वहां पे किसी सहाफी के साथ फील्ड मार्शल साहब की ना 1-on-1 मुलाकात हुई है, ना कोई ऐसी बैठक हुई। हाँ, वहां पे लोग मौजूद थे, सोहेल वड़ाई साहब भी थे, दीगर लोग भी थे, और आम लोगों ने भी अगर कोई क्वेश्चन किया तो फील्ड मार्शल साहब ने उसको आगे से जवाब दे दिया। तो बातें वहां पे क्या हुई हैं उसका मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं हतमी तौर पे कंफर्म कर सकता हूं कि वहां पे कोई बाकायदा इंटरव्यू नहीं हुआ फील्ड अच्छा, मार्शल साहब का। अब बाकी देखें ना, सोहेल वड़ाई साहब एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, और वो अरसा
दराज से सहाफत कर रहे हैं, वो खबरें लेके आते हैं, वो मुख्तलिफ चीजें लिखते हैं। उन्होंने अगर ये कॉलम लिखे हैं तो वहां पे जो इन बातों का जिक्र किया है, तो इसके ऊपर जब तक वड़ाइच साहब का रद्द-ए-अमल नहीं आएगा, वड़ाइच साहब का मौकिफ नहीं आएगा, टू बी ऑनेस्ट हम तो उस पर कोई हतमी राय कायम नहीं कर सकते। लेकिन ये बात हतमी है कि वहां पे इंटरव्यू नहीं हुआ। बाकी वहां पे जो बातें हुई हैं, क्या वो पीटीआई के हवाले से हो रही थी, क्या वो इमरान खान साहब के हवाले से हो रही थी, तो ये वो सारी चीजें हैं जिनका जिक्र वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम के अंदर किया है। आई थिंक कि जब तक वड़ाइच साहब का रद्द-ए-अमल नहीं आएगा तो हमारे लिए उसके ऊपर कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा हसन साहब, अब दूसरा जो आज का एक अहम डेवलपमेंट हुई वो 9 मई के केस के हवाले से हुई, और DGISPR ही की अगर हम बात करें तो उनका 9 मई के हवाले से भी एक बड़ा तफसीली डिटेल्ड आप लोगों के साथ बातचीत हुई, और वो भी हमने खबरों में पढ़ा कि वो कहते हैं कि भाई जो हक है वो कायम रहता है और बातिल मिट जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई 9 मई हमारा मुकदमा नहीं है, सिर्फ कौम का मुकदमा है। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जो अब वही बात है कि अब उसके हवाले से आपका रावी जो है वो क्या रहा है इस वक्त? चैन लिख रहा है, सजाएं लिख रहा है, जमानतें लिख रहा है, क्या लिख रहा है? क्योंकि जमानतों का मामला भी साइमल्टेनियसली साथ साथ चल रहा है। और गौहर खान साहब अलबत्ता ये कह रहे हैं कि हम फरिश्ते नहीं हैं। तो गौहर खान साहब का ये इंटरेस्टिंग एक आया स्टेटमेंट, लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने उसी शख्स को कि जिसको मास्टरमाइंड कहते हैं उसी को आज 8 मुकदमों में जमानतें दे दी। आप देखिए, आपने काफी चीजें मिक्स कर दी हैं। देखिए, एक हक और बातिल की बात तो डीजी साहब ने जो की थी वो तलबा से खिताब में और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, और मार्का हक के हवाले से बात कर रहे थे। और उन्होंने इस्लामी की जो जंगे बदर थी, जंगे बदर का भी तज़किरा किया था। उन्होंने कहा था कि वो हक और बातिल की जंग थी। तो वो इस तरीके से उन्होंने कहा जी कि हम भी जो है ना वो बदरी फौज हैं अपने बारे में। और हिंदुस्तान का जो तकाबली जायजा ले रहे थे कि वो कुफार उस वक्त जो है वो 313 मुसलमान थे और 1000 से ज्यादा जो है वो कुफार थे। तो वो फिर भी साजो सामान भी ज्यादा था, फिर भी अल्लाह ताला ने मुस्लिम फौज को नुसरत दी थी। तो वही बात उन्होंने इससे की, और हक और बातिल की बात उन्होंने इस तनाजुर में की थी। जो बात आप कर रही हैं कि 9 मई के हवाले से, उन्होंने यकीनी तौर पर कहा कि ये मुकदमा पाक फौज का नहीं, पाकिस्तान की कौम का है। और उन्होंने ये भी कहा कि इसके अंदर तमाम जो किरदार हैं, जो लोग मुलव्वस हैं, उनको आइन और कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। रहा सवाल इन 8 मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट से जमानतें मंजूर, जमानतों का मंजूर होने का, तो वो तो इससे पहले हो जानी चाहिए थी। हाई कोर्ट के लेवल पर कम से कम जो है इसको जरूर हो जाना चाहिए था, क्योंकि 6 मुकदमात में तो अभी तक चलान भी जमा नहीं हुआ। और जब चलान ही नहीं आया तो आप किस तरीके से एक एक्यूज को तकरीबन 1 साल से ज्यादा अरसे से जेल के अंदर रख सकते हैं? तो वो इंसाफ का कत्ल होता अगर सुप्रीम कोर्ट ये बेल्स ग्रांट ना करती। पहली बात तो ये है। और ये बिल्कुल मैरिट्स को टच किए बगैर सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर उन्होंने बेल दे दी। और दूसरा, कॉन्स्पिरेसी के ऊपर भी एक कंसिस्टेंट व्यू है सुप्रीम कोर्ट का इजाज चौधरी साहब के केस में और हाफिज फरत वाले केस में, और उसी के तसलसल के अंदर इमरान खान साहब को भी उसका फायदा हो चुका है और मिलना भी चाहिए था। रहा सवाल कि क्या जमानतों का मौसम आ चुका है, तो जमानतों का मौसम बिल्कुल तभी जमानतें मिलेंगी जिन केसेस में जमानत बनती होगी। जैसे 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर इमरान खान साहब की जमानत नहीं बनती, वो 14 साल सेंटेंस है। उसमें जो सलमान सदर साहब का दावा है कि जी उनको जमानत मिल जाएगी, ये बिल्कुल झूठी उम्मीद और आस दिला रहे हैं अपनी पार्टी को और अपने क्लाइंट को। हाँ, बुशरा बेगम को क्या उसमें जमानत मिल सकती है? जी मुझे बहुत ज्यादा इम्कानात इसमें है, क्योंकि वो 5 ईयर सेंटेंस है और उसमें उनके जमानत मिलने के इम्कानात सही है, बहुत रोशन है, बहुत रोशन है। बिल्कुल ठीक है, ज़मानत के इम्कानात जो हैं वो बहुत रोशन है। अतर साहब, आपको अब क्या लग रहा है? पीटीआई के लिए आज उन्होंने खासा सेलिब्रेट किया है, उनके लिए एक लम्हा इत्मीनान था यकीनी तौर पे आज, लेकिन अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। आपको भी लगता है कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, मुकदमे और ज़मानतें और भी हैं, या ये अब सिलसिला चल पड़ा है तो अब ज़मानत के बाद रिहाई का भी बड़ा मामला करीब करीब है? और साथ मुझे ये बताइए कि ये जो अचकज़ई साहब वाला जो फेंका है, खान साहब ने कार्ड फेंका है, ये अचकज़ई साहब के ऊपर आपको खान साहब का टेक ज़्यादा बेहतर लग रहा है, जो वो कह रहे हैं कि इनको आप ऑपोजिशन लीडर बनाएं, या आपको लगता है कि जो पार्टी कह रही है कि भाई पार्टी के अंदर से कोई शख्स होना चाहिए, वो आपको सही लग रहा है? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है जमानतों का, उसको सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। पहली बात यह कि ये जमानतें तो लोअर जुडिशरी में हो जानी चाहिए, यहाँ तक मामलात आने ही नहीं चाहिए थे। फिर ऑब्वियसली उनकी बरियत नहीं हुई, जमानत हुई है, लेकिन जिस नहज पे चीजें आ गई हैं तो छोटी छोटी चीजें भी वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनकी रिहाई की बात हो रही है। देखें,
जहां आप देख लें जिस किस्म के मुकदमात हैं, यहाँ पे तो जिले शाह के कत्ल के केस में भी इमरान खान नामजद है। तो अगर एक 2-4 में जमानत हो भी जाएगी तो पता चलेगा कि कल कोई और केस भी ऐसा है जो अभी तक पेंडिंग है। उसके अलावा टेक्सला में उनके ऊपर केस है। 26 नवंबर जिस वक्त वो जेल के अंदर थे, उस रोज भी उनके ऊपर मुकदमात वगैरह दर्ज किए गए। तो मुझे तो फिलहाल उनकी उस तरह रिहाई होती हुई नजर नहीं आ रही। जब हुकूमत का दिल होगा, कोई ना कोई नया केस सामने आ जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस नहज पे चीजें पहुंच गई हैं, आप ये देखें कि इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब मुकदमे से बरी हो गए, लेकिन 2 साल उनको जमानत नहीं मिली। 2 साल उनको जमानत नहीं मिली और वो मुकदमे से बरी हो गई। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस सूरत हाल का सामना है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जहां तक ये ताल्लुक है कि यहाँ से आगे तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स किस तरफ जाएगी। और आपने महमूद खान चकजई साहब का भी जिक्र किया। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का एक अच्छा और साहिब फैसला है। इस वक्त अगर उनका कोई ऑपोजिशन लीडर ज्यादा बात करता है तो उसके ऊपर या तो 9 मई का केस कोई सामने आ जाता है या कोई और चीज सामने आ जाती है। महमूद खान चकजई पे कम से कम वो कोई 9 मई का केस तो नहीं बना सकते। उस तरीके से महमूद खान चकजई साहब को प्रोसिक्यूट भी नहीं किया जा सकता जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो बहुत सारे एमएनए लेकिन एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे अतहर साहब, यहाँ पे मसला जी ये जी है कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि सबसे छोटी सियासी जमात जो पार्लियामान में हो उसका शख्स जो है, उसका कोई नुमाइंदा जो है वो अपोजिशन लीडर बने। जी। आपने आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा देखा है कि जो सबसे छोटी जमात हो उसका वजीर आजम बन जाए? तो मसला ये है कि अगर राणा साहब ये कहते हैं तो बाकी पीटीआई वाले तो ये कहते हैं कि ये 17 सीटों पे इन्होंने हुकूमत बनाई हुई। तो दोनों एक दूसरे के हवाले ये से तो मुख्तलिफ आपने बयानात 17 देते वोटों रहते वाली हैं। बात कर दी अतहर साहब। जी, जी, मैंने यही कह रहा हूँ ना कि दोनों हाँ, तरफ से एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगते रहते हैं। हमारा या इदारे का इनके साथ वो जिसे कहते हैं ना रज़ामंद होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो मसला ये है कि ये तो सियासी बात तो एक दूसरे के खिलाफ होती रहती है। लेकिन अचकज़ई साहब जो हैं एंड ऑफ द डे एक सियासी इत्तेहादी हैं। पाकिस्तान ठीक है। तहरीक-ए-इंसाफ के उनका एक स्टांस है। और वैसे ये बात भी मैं आपको बता दूं कि तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से कुछ लोग इसकी काफ़ी ज़्यादा मुखालफत भी कर रहे हैं। अच्छा, वो क्या मुखालफत इस बात की भी कर रहे हैं, आपकी क्या खबरें हैं, क्विकली ये बताइए, फिर मैं हसन की तरफ भी जाती हूँ कि जो बॉयकॉट है ज़िमनी इंतखाबात का, इमरान खान ने तो पहले बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी थी कि बॉयकॉट करना चाहिए, अब कहा जा रहा है कि सियासी कमेटी फैसला करेगी। उसके हवाले से आपकी क्या इतलात हैं पीटीआई के अंदर के सोर्सेज से? देखिए, उसमें ये है कि खान साहब को भी ये चीज़ भी कन्वे की गई है कि बहुत सारे जो हमारे हलके हैं, जहाँ पे नाअहलियाँ हो सकती हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं। वहाँ पे तो अपनी हुकूमत है, वहाँ पे हम धांधली नहीं होने देंगे। जिस तरह अभी उमर अयूब साहब का हलका है, इसी तरीके से जो खैबर पख्तूनख्वा के एमपीएज़ हैं, अगर उनमें से 10-12 को नाअहल कर दिया जाता है और वहाँ पे हम इलेक्शन नहीं लड़ते और ये लोग बगैर उस तरह मुंतखब होके आ जाते हैं मुखालफिन, तो हमारे लिए मसाइल हो सकते हैं। तो इसके बाद फिर ये फैसला किया गया कि जी अगर खैबर पख्तूनख्वा के हलकों में इलेक्शन लड़ना है तो फिर जो पंजाब या सिंध या दीगर जगहों से हल्के खाली होंगे वहां पे भी फिर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा। ये तो फिर पीटीआई को भूल गया है कि वो गुस्तासिब साहब जो हैं वो किस इलाके के थे, कौन से सूबे के थे, और उनकी सीट जो है वो जब हारे थे तो वो जीते जीते कैसे हार गए और उनकी सीट कौन जीत गया। नवाज शरीफ साहब के मुकाबले पे थे मानसेरा में शहजादा गुस्तासिब। अतर साहब आपको भी याद होगा मेरा ख्याल है कि खैर, लेकिन ये तो जी जी पीटीआई वाले अब देखें अपना फैसला उस करें वक्त कि पीटीआई की हुकूमत नहीं थी ना वहां पे। अभी तो देखे ना पीटीआई की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में। हाँ, ये अब बिल्कुल सही है। हसन, आप बताइए महमूद अचकजई साहब के हवाले से आपकी क्या इतलात हैं कि क्या हो रहा है पीटीआई में, और आपको वैसे ये फैसला कैसा लगा? देखिए, पीटीआई जो इस वक्त जमात है बतौर जमात, वो इमरान खान साहब के फैसलों से डिस्टेंस करती हुई दिखाई दे रही है और करना भी चाहिए जी। इमरान खान साहब इस वक्त नाअहल हैं, अदालत से सजा याफ्ता मुजरिम हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वो पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। इसीलिए एक कन्विक्ट शख्स को सुप्रीम कोर्ट पार्टी ओहदा रखने की भी इजाजत नहीं देती। लेकिन ये तो कायद बात हो होगी जाता जी है ना फिर थ्योरेटिकल। वो तो नहीं नहीं, कायद हो जाता ये है फिर। थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ। हाँ अब हाँ। प्रैक्टिकल बात है। हम्म। अब प्रैक्टिकल बात ये है कि वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनके इंटरेस्ट जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं अगर वो इमरान खान साहब की बात माने। और देखिए, सियासी जो कोई भी बंदा कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन लड़ रहा होता है ना, उसके लिए यानी किसी दूसरे मुखालिफ उम्मीदवार को वॉक ओवर देना सियासी खुदकुशी होती है। तो इमरान खान साहब को चाहते हुए ना चाहते हुए भी उनको ये फैसला तकरीबन वो मान चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं। और इमरान खान साहब का ये सरेंडर करना मुझे बड़ा पसंद आया है अपनी पार्टी के सामने। देखिए, यही जमहूरियत है कि जब पार्टी का प्रेशर आए तो लीडर भी सरेंडर कर जाए। वो बेसिकली आमरीत नहीं होनी चाहिए। हाँ, माजी के अंदर जो है वो जिस तरीके से अल्ताफ हुसैन साहब कहते थे
कि पहले वो कहते थे रोते हुए ना कि जी मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, मैं बड़ा दिल बर्दाश्ता हो गया हूँ। फिर राब्ता कमेटी उनको कहती थी, तो फिर जनाब वो वापस सियासत में आ जाते थे और फिर वो अज़ाब आ जाता था, वो 2-2 घंटे का मीडिया के ऊपर खिताब दिखाना पड़ जाता था मीडिया को। इसी तरीके ठीक है। से इमरान खान साहब की इस मर्तबा इमरान खान साहब ने भी सारा मामला अब वो सियासी कमेटी के फैसले के ऊपर, इसरार के ऊपर, अब वो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेगी उनकी जमात। तो बात तो यही है ना जी, इस लीडर को सोच के बात करनी चाहिए। पहले आप स्टेटमेंट दे देते हैं, ठीक है। फिर आप यू-टर्न लेते हैं, फिर आपको यू-टर्न खान कहें तो आप बुरा बना जाते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे, हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद थे, महमूदा चगज़ई साहब, सुहेल वड़ायत साहब, कॉलम की तरदीद या तस्दीक, इस सारे मामले पर तो हमने खासी एक डिबेट की और आपको सुनवाया दोनों का मौक़िफ़। गुज़िश्ता 2 रोज़ से कराची शदीद बारिशों और अर्बन फ्लडिंग के हवाले से दरपेश मसाइल की वजह से खबरों की जद में तो था, मगर आज कराची से एक और अफसोसनाक खबर आई है जिसके मुताबिक कराची के इलाके सदर में MA जिना रोड पर पटाखों का जो बेसिकली गोदाम है उसमें ज़ोरदार धमाके के बाद आग लगने का वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में 34 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं, जबकि 8 ज़ख्मी जो है उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पटाखों के गोदाम में धमाके के बाद लगी आग पर काबू पा लिया गया है और अब कूलिंग का अमल जारी है, जबकि गोदाम में लगी आग बुझाने में 10 फायर टेंडर्स और एक स्नॉर्कल जो है उसने हिस्सा लिया। धमाके की वजह से करीबी जो खड़ी गाड़ियाँ थी उनमें और उसके आसपास जो इमारतें हैं उनको भी नुकसान पहुँचने की इतलात सामने आ रही हैं। पुलिस हुकाम का कहना यह है कि पटाखों के गोदाम के मालकान दोनों भाई जो हैं वो दोनों धमाके में ज़ख्मी हुए हैं और एक भाई का इब्तदाई बयान ले लिया गया है, रिकॉर्ड कर लिया गया है, जबकि दोनों भाइयों को शामिल तफ्तीश किया जाएगा और साथ ही ये भी चेक किया जाएगा कि क्या गोदाम मालकान के पास आतिशबाजी का सामान रखने का लाइसेंस मौजूद था या नहीं। वज़ीर दाखिला सिंध का मौक़िफ़ है कि रिहायशी इलाकों में ऐसे गोदामों की इजाज़त नहीं है और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस वाक़े की तफसीलात और अब आगे होने वाली तहकीकात के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ है डिप्टी कमिश्नर कराची साउथ जावेद नबी खोसो साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके पास क्या इतलात हैं इस वक्त पटाखों के गोदाम में, आखिर ये आग कैसे भड़की या कैसे लगी और ये वाक़या पेश कैसे आया, कुछ बता सकेंगे? जी ये तकरीबन 3:30 बजे हमें रिपोर्ट हुआ था, जिसके बाद सारे इमरजेंसी व्हीकल्स, सारे इदारे इमरजेंसी वहीं पहुंचे हम लोग और इनिशियल इतलात यही है कि वहाँ ये पटाखों का जो गोदाम था, 2 गोदाम में जो है ये आग लगी है। अब आग की वजूहात ये स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा कि आग लगने की वजह क्या है। तो उसकी वजह से जो ब्लास्ट हुआ है उसमें तकरीबन कोई इनिशियल जो जख्मी थे वो 24 थे, बाद में ये 34 हो गए। इनमें से 2 की हालत सीरियस है बट रेस्ट आर स्टेबल इन कंडीशन। तो अभी वो ज़ेर इलाज है, हॉस्पिटल में है और इनिशियल यही इतलात हैं कि ये पटाखों की एक दुकान थी जिस पे ये ब्लास्ट हुआ है। अच्छा डीसी साहब, ये कितने कंसर्निंग बात है कि एक रिहायशी इलाके में, रेजिडेंशियल एरिया में आतिशबाजी और पटाखों के गोदाम का पाया जाना और फिर वहाँ पर उसका ज़ाहिर ख़रीदो फरोख्त या किसी तौर पर कारोबार होना, ये इसने आप लोगों को कंसर्न किया? मतलब आप लोगों को है इस चीज़ से पर तशवीश कि ये कैसे बना, कब से चल रहा है? जी ये बिल्डिंग जो है, जिस बिल्डिंग पे ये धमाका हुआ है, ये इस बिल्डिंग का रिकॉर्ड हमने रिक्वेस्ट की है कराची कंटोनमेंट बोर्ड से कि हमें ये बिल्डिंग का वो टोटल जो प्लान है वो हमें शेयर कर दें ताकि ये पता लगे कि ये वेदर दिस बिल्डिंग वाज कमर्शियल और रेजिडेंशियल नेचर। बट बाय फेस ऑफ दिस बिल्डिंग हम ये कमर्शियली लग रहा है क्योंकि मेन रोड के ऊपर ही है। बट एनीवेज जब तक रिकॉर्ड हमारे पास आ नहीं जाता कराची कंटोनमेंट बोर्ड से तब तक हम इसको कमर्शियल रेजिडेंशियल डिक्लेयर नहीं कर सकते। बट येस चंद SOPs एंड रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है कि डेंस पॉपुलेटेड एरियाज में इस तरह के अगर कोई भी इस तरह की कोई बिजनेस हो तो दैट इज नॉट अलाउड इन द लीगल इन केस ऑफ लॉ। अच्छा जावेद साहब, ये भी बताइए कि आतिशबाजी का जो सामान है और पटाखों की तैयारी में ज़ाहिर है चूँकि आतिशगीर या एक्सप्लोजिव जो मटेरियल है वो यूज़ हो रहा होता है जिसका बाकायदा या तो लाइसेंस लेना पड़ता है या उसकी अदरवाइज़ इजाज़त नहीं होती किसी को कि वो उसको ओन करे या उसको रखे अपने पास। तो इस हवाले से सिंध हुकूमत के रूल्स और रेगुलेशंस बेसिकली हैं क्या? जी इसमें क्लियर है कि आपके पास इस तरह के बिजनेसेस के लिए ना आपके पास पूरी की पूरी एक SOPs हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। एक्सप्लोसिव रूल्स हैं, एक्सप्लोसिव एक्ट है, उसके तहत जो है ये सारी परमिशंस होती हैं, लाइसेंस रिन्यू भी होते हैं, न्यू लाइसेंस भी होते हैं। तो ये इसमें काफ़ी गवर्नमेंट एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं जिनसे NOCs आती है, उसके बाद जाके कोई भी बिजनेस ऑपरेट करना चाहे तो करता है। अदरवाइज कोई इस तरह की इलीगल एक्ट बगैर परमिशन NOC किसी एक डिपार्टमेंट का होगा तो दैट विल बी ट्रीटेड एज एन इलीगल एक्टिविटी।
तो इस वक्त अगर आपको इस चीज़ का लाइसेंस नहीं मिलेगा तो दिस वुड बी डिक्लेयर्ड एज एन इलीगल एक्टिविटी। यस, दिस वन अगर नहीं होगा तो हम इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर नहीं होगा तो दिस विल बी ट्रीटेड एज एन इलीगल एक्टिविटी एंड नॉट ओनली इलीगल बट क्रिमिनल नेग्लिजेंस। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और ये बताइए कि अब जो ज़िले इंतज़ामिया है उसने इस वाक़े के बाद सारे इलाके का सर्वे करवाने और ख़ास तौर पर जो रिहायशी इलाके हैं उनमें इस तरह के मज़ीद गोदामों का पता चलाने के हवाले से क्या प्लान बनाया है? जी, हमने अभी तमाम अपने असिस्टेंट कमिश्नर साहबान को अहकामात जारी कर दिए हैं ताकि वो अपने एरिया में अगर इस तरह की कोई है तो दे शुड रिपोर्ट इमीडिएटली, सो दैट कि अगर उनके पास उनके एरियाज में अगर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी है, इवन विद परमिशन भी हो उनके पास, तो उसके बावजूद भी वो इंस्पेक्ट करें पुलिस के साथ मिलके, सिविल डिफेंस के साथ मिलके एंड बाय टेकिंग ऑन बोर्ड ऑल द ऑफिशियल्स ऑफ द अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल, जिसमें ठीक आपका है। एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट भी है। तो वो ये अभी हमने कह दिया है तमाम असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान को कि आप इमीडिएटली एक सर्वे देखें विद लीगल और इलीगल कोई भी है, तो इलीगल होगा तो वी विल टेक इमीडिएट एक्शन विद द पुलिस और उनको बिल्कुल अच्छा, नहीं और छोड़ेंगे। अगर क्विकली फाइनली ये भी बताइए कि अगर ये लीगल होना है, किसी ऐसे शख्स ने जो मिसाल के तौर पे पटाखों का काम करता है या इस किस्म का गोदाम बनाना चाह रहा है या वो कारोबार करता है, तो उसके लिए फिर रूल्स क्या हैं? उसको किसी इंडस्ट्रियल एरिया में ही बनाने की इजाज़त है या कोई, मतलब क्या कहते हैं रूल्स के, वो कहाँ पर बनाए ऐसे गोदाम? जी, इस तरह के बिल्कुल प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं और प्रॉपर एसओपीज हैं इशूड बाय द गवर्नमेंट, टाइम टू टाइम वो इशू होती हैं। उसमें आप इस तरह के कोई भी एक्टिविटी इज नॉट अलाउड विद इन दी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। एक प्रॉपर एसओपीज हैं व्हिच आर टू बी फॉलोड बाय सच टाइप ऑफ एंटिटीज जो कारोबार करना चाह रहे हैं। बिल्कुल हैं, इस तरह के रूल्स हैं और इनके लिए चंद सेफ्टी मेजर्स हैं, उनके टाइमली उस मेजर्स को फिर फॉलोअप लिया जाता है ताकि खुदा ना खास्ता कोई नुकसान ना हो। तो बिल्कुल है। बाकी इस पर्टिकुलर केस को लेके अगर हम कहेंगे तो उस पर हम भी इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, देन फाइनल जो भी फैक्ट्स होंगे दैट विल बी शेयर्ड विद द मीडिया। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जावेद साहब, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो आतिशज़दगी का मामला हुआ या वहाँ पर जो आग लगने का मामला था उस सारे के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। प्रोग्राम में जिक्र होगा पाक चीन ताल्लुकात के तनाजुर में आज दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा की इस्लामाबाद में अहम मुलाकात के बाद चीनी क़यादत की जानिब से सीपैक फ़ेज़ 2 में तेज़ी लाने और दहशतगर्दी के खिलाफ दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के इशारे का चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने अपने पाकिस्तानी मनसब इसहाक डार के साथ इस्लामाबाद में पाक चीन स्ट्रेटिजिक डायलॉग के छठे राउंड के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप मजबूत हो रही है और वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन के मुंतज़िर हैं। इसके साथ साथ चीनी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी बताया है कि सीपैक फ़ेज़ 2 पर तफसीली बातचीत हुई है और दोनों ममालिक के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन को बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ है और अब सीपैक को हाई क्वालिटी ताउन की सतह पर ले जाया जा रहा है। ये सफारती पेशरफ्त गुज़िश्ता रोज़ काबुल में होने वाले पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान की सह फरीकी डायलॉग के अगले दिन ही हुई है, जहाँ पर खित्ते के सिक्योरिटी चैलेंजेस समेत बाहमी ताउन पर तफसीली गौर किया गया। पाक चीन ताल्लुकात और सीपैक के हवाले से अब क्या बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और क्या होने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एशिया वन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अनस मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम अनस। बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर टाइम अनस, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज की जो पाक चीन वज़राए ख़ारजा की मुलाकात और सारी बातचीत हुई उसमें व्हाट आर द की टेक अवेज फॉर पाकिस्तान? खुशखबरियाँ हैं कोई तो क्या है, शेयर करें सबसे पहले तो वो। बहुत बहुत शुक्रिया शिफा, आपने मुझे स्लाइड समझा कि मैं शो पे मुझे मदद किया। देखें, आज जो छठा इजलास था स्ट्रेटिजिक डायलॉग जिसे हम कहते हैं, स्ट्रेटिजिक शराकतदारी के हवाले से, इसमें दो की टेक अवेज़ हैं। ये साल में एक मरतबा होता है, एक साल ये इस्लामाबाद में होता है और उसके अगले साल बीजिंग में होता है। पिछले साल ये डायलॉग बीजिंग में हुआ था जिसमें इसहाक डार गए थे। उससे पिछले साल ये इस्लामाबाद में होता है जब उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 2023 में और उस वक्त के चीनी वज़ीर ख़ारजा चिंगांग इस्लामाबाद आए थे। तो ये एक एनुअल फ़ीचर है और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ीचर है। की टेक अवे इस वाले इजलास का मेरे ख्याल से दो हैं। एक तो सीपैक की ट्रांसफॉर्मेशन इकोनॉमिक कॉरिडोर से उसको ग्रोथ कॉरिडोर की तरफ लेके जा रहे हैं। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने आज ये बात बरबला खुद ये कही और साथ ही उन्होंने आज एक बात कही जिसके बाद थोड़ा सा मैंने स्टोरी को डिक किया। अच्छा। आज उन्होंने बात ये कही कि ML1 की फाइनेंसिंग, ML1 जो कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोजेक्ट है, जब से सीपैक की इंसेप्शन हुई है तब से मेन लाइन 1 पेशावर से लेकर कराची तक एक नया रेल ट्रैक डलना है। 6.3 बिलियन की इसकी तकरीबन फाइनेंसिंग होनी है। उसके ऊपर बड़े ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे, बड़े ज़्यादा हिकअप्स थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थे, फाइनेंसिंग इशूज़ भी थे। अब चीनी फॉरेन मिनिस्टर वांग जी ने बड़ी क्लैरिटी के अंदर ये कहा कि चाइना थर्ड पार्टी को फैसिलिटेशन को वेलकम करेगा।
अच्छा। ये बात आज उन्होंने अपने जॉइंट प्रेस टेकआउट के अंदर कही। उसके बाद जब हमने थोड़ा सा इस बात को डिग किया तो पता चला कि ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। उनके सदर इस हफ्ते के आखिर में ही उम्मीद की जा रही है कि वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो आने वाला दौरा चीन है, जो कि इसका पहला कंपोनेंट का हिस्सा होगा तियानजिन, जो कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए है, और उसके बाद 1 सितंबर से 3 सितंबर तक वज़ीर आज़म चीन का 2 तरफ़ा दौरा करेंगे, जिसमें वो तियानजिन और बीजिंग दोनों जगह जाएंगे। बीजिंग वाले लेग के अंदर जो उनकी मुफाहमती यादाश्तें और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होंगे, उनमें ML1 के लिए ये हेडवे अब निकल आएगा, और ML1 फाइनली जो है वो अब उसके ऊपर हम प्रैक्टिकली काम होता हुआ, बातों से ज़्यादा काम होता हुआ हमें नज़र आएगा। मेरे ख्याल से 3 से 5 साल के अंदर ML1 की आप इन प्रैक्टिकलिटी उसको जो तकरीबन 1600 किलोमीटर का ट्रैक है, 1700 किलोमीटर का ट्रैक है, $6.5 अरब डॉलर माफ़ कीजिएगा ये इसमें लगने हैं, तो ये अब फाइनली बनती हुई आपको नज़र आएगी। अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग। और ML1 से एक ही शख्सियत की याद आती है हमेशा, आपको भी याद होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, शेख रशीद साहब। हमेशा हर इलेक्शन में उनका ये नारा होता था, मैं ML1 शुरू करूँगा, मैं ML1 शुरू करूँगा। तो लेकिन मेरे ख्याल से शेख रशीद साहब का भी क्रेडिट बनता है। अच्छा। लेकिन उनके साथ एहसान इकबाल साहब का जितना क्रेडिट है ML1 को पर्टिकुलरली को लेके, द वे PMLN गवर्नमेंट, द वे द प्लानिंग मिनिस्टर हैज़ डन दिस, ही इज़ आउटडन हिमसेल्फ। और यहाँ पर जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आपकी पॉलिटिकल क़यादत का और मिलिट्री क़यादत का क्रेडिट बनता है, उतना ही एहसान इकबाल साहब का पर्टिकुलरली क्रेडिट, आई थिंक दैट्स वेयर इट्स ड्यू। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जहाँ से आगाज़ हुआ है, प्लानिंग शायद उनकी होगी, बिल्कुल ख्वाहिश भी होगी, और अब यहाँ से आगाज़ बाकायदा तौर पे हुआ है। सो बोथ जो हैं दोनों को ही मुबारकबाद पेश करेंगे इस पे, और कौम को भी मुबारकबाद हो। एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि फाइनली अब ये चल पड़ेगा आगे। अच्छा, एक और चीज़ है अनस, और जो कि लोगों का बड़ा प्राइम कंसर्न भी रहा है, और चाइनीज़ का ख़ास तौर पे, वो है सिक्योरिटी उनके अपने लोगों की, उन लोगों की जो यहाँ पर इंजीनियर्स हैं, जो कि वर्किंग स्टाफ उनका यहाँ पर आया हुआ है, वो पर्सनल जो कि यहाँ पर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए बड़ा कंसर्न। और पिछली दफ़ा भी हमने ये देखा कि ये इशू रेज़ किया गया था किसी एक तरीके से। सो इस मरतबा उस हवाले से क्या बातचीत हुई, और उन्होंने क्या कहा या उन्होंने क्या कंसर्न रेज़ किया, और पाकिस्तान की साइड से उनको क्या यकीन दहानियाँ कराई गई? देखिए, 2 प्रॉन्ग्ड उन्होंने बात की इस स्ट्रेटेजिक डायलॉग के अंदर। 2 हिस्से थे। पहले तो उन्होंने एक्नॉलेज किया पाकिस्तान के कंट्रीब्यूशन को, जो कि चाइना हर फोरम पे करता आया है, बल्कि हाल ही में चीन के जो भारत में जो सफ़ीर हैं, उन्होंने भी इस बात को भारत में खड़े होकर एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्दी का विक्टिम रहा है। तो इस बात को वो एक्नॉलेज करते हुए चीनी क़यादत ने इस बारे में ज़ोर दिया कि जो काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन है, इंसानी दहशतगर्दी के मुतालिक जो जॉइंट ऑपरेशंस हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड शेयरिंग जो है, उसको मजबूत करना चाहिए। क्योंकि हाल ही में हमने देखा है, गुज़िश्ता साल आपने देखा बिशाम में जो अटैक हुआ, उससे पहले दासू में एक बार अटैक हुआ, फिर पिछले साल अक्टूबर में चीनी इंजीनियर्स जो वापस आ रहे थे, चीनी नेशनल्स जो कि कराची एयरपोर्ट के बाहर अटैक हुआ, कोइंसाइड कर रहा था चीनी वज़ीर आज़म के विजिट से बिल्कुल पहले। तो उनका यही एम्फेसिस रहा है कि आप इंसदादी दहशतगर्दी की जो ये कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसके ऊपर एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली जो कि सिर्फ बलूचिस्तान या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तक लिमिटेड ना हो, लेकिन ऑफ कोर्स उसके ऊपर एक स्पेशल एम्फेसिस भी हो। पिछली बार जैसे आपने बताया जब वज़ीर आज़म गए थे, तो उनका 1 पॉइंट एजेंडा था सिक्योरिटी को लेके, और सिक्योरिटी के ऊपर द चाइनीज साइड वाज वेरी क्लियर, इसके ऊपर लिखा भी गया है कि वो चाहते थे कि वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी ले आएँ अगर वो उसको प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है कि बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं कर सकती, और जिसके ऊपर चाइनीज साइड का ज़्यादा एम्फेसिस था कि कैपेसिटी बिल्डिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म को इतना ज़्यादा मजबूत बनाया जाए कि कैपेसिटी बिल्डिंग के ज़रिए एक थ्रेट को उससे पहले उसके मटेरियलाइज होने से पहले उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, और फाइनली ये बताइए कि अब इसी एक इशू से जुड़ा एक और इशू है, और वो है ट्रायलैटरल मीटिंग्स जो अफगानिस्तान में हुई, और वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में एक ऑपरेशन बाजौड़ का और वो सारी सिचुएशन भी हम देख रहे हैं। सो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। अब वहाँ पे क्या पेशरफ्त हुई है, स्पेशली जो ये दहशतगर्दी के ऊपर पार्टनरशिप या एक दूसरे को फैसिलिटेट करने का मामला है दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ, उसके हवाले से क्या आपके पास डिटेल्स हैं? देखिए, ये तीसरा ट्रायलैटरल डायलॉग था। ये ट्रायलैटरल मैकेनिज्म 7 सितंबर 2019 को पाकिस्तान में इसका पहला इजलास हुआ था, और उसके बाद पिछले 2023 में, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 5 मई को या 6 मई 2023 को इसका दूसरा इजलास वो भी इस्लामाबाद में होस्ट किया गया था।
अब काबुल की बारी थी और काबुल के बाद आइंदा साल या उसके अगले साल जब भी चाइनीज़ साइड डीम्स इट फिट तो वो बीजिंग में होस्ट किया जाएगा। इसका एक राउंड इनफॉर्मल राउंड चाइना होस्ट कर चुका है आज से 2 महीना पहले। इस डायलॉग के अंदर इसका कोर जो इंटरेस्ट है वो रहता है दहशतगर्दी के ऊपर, और ख़ास तौर पे वो दहशतगर्द ग्रुप्स जो कि चीनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हैं, जैसे कि ETIM या दूसरे ग्रुप्स या AQIS, ETIM सो ऑन, और वो दहशत ग्रोह जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए भी उतना ही ख़तरा है, जैसे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान या बलूच लिबरेशन आर्मी या उसके एफिलिएट्स। और यही बात है कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जब मुलाकात हुई कल अपने हम मनसब से, अफ़गान हम मनसब अमीर ख़ान मुत्तकी से, तो उन्होंने इस बात का बरमला इज़हार किया गया, यहाँ तक कि पहले इस बात को नपी तुले अल्फाज में बोला जाता था, पहली मरतबा वज़ारत ख़ारजा की प्रेस रिलीज़ के अंदर भी इस बारे में ज़िक्र किया गया। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2023 और 2025 में फ़र्क है कि 2023 में जब डायलॉग हुआ था उसमें ऐसी क़ुव्वतों का, ऐसी दहशतगर्द तंजीमी को, इसको स्पॉयलर्स कहते हैं, उनका बानाम जिक्र करके मुश्तरका एलामिया जारी किया गया था। इस बार मुश्तरका एलामिया जारी नहीं हो सका क्योंकि तालिबान गवर्नमेंट उसके ऊपर एक पेज पे आने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से चीनी साइड और पाकिस्तान शायद उस तरह से उनसे खुश नहीं है। वर्किंग लेवल के ऊपर तो इसके ऊपर बातचीत चलती रही। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अनस मलिक साहब नाजरीन हमारे साथ, और दोनों अहम जो मुलाकातें दोनों साइड्स पर जहाँ पर हो रही थी उसके हवाले से हमें आगाह करे थे। अब जो बड़ी खबर थी वो यही थी कि ML1 फाइनली जो है नाजरीन वो अब उसका पहिया चल पड़ा है और उस पर अब मजीद पहिए जो हैं वो भी अब इंशाल्लाह अनकरीब चलने शुरू हो जाएंगे। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।